हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे आज। और हमने लगभग इसके पहले 12 पार्ट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट है, बकायदे जाके एक एक देखिए, बहुत मजा आएगा। लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच कैसे काम करती है, एलिमिनेशन टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वो सब कुछ। इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि आप 20 से 30 क्वेश्चन ईजिली, आसानी से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आराम से मार्क्स ला सकते हैं, जो आपका कट ऑफ क्लियर कर सकता है वो क्वेश्चन जो आसानी से होते नहीं है। इसीलिए लिखा है ना, ये प्रश्न छोड़ के मत आइएगा। आइए शुरू करते हैं। एक चीज मैं बता दूं, हमने 2024 से क्वेश्चन कर लिए हैं, 23 के भी, 22 के भी, 21 के भी, अभी 2020 के कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये लोग चाहते हैं तो बताइएगा। पहले हमारा टारगेट था कि हम 20 पार्ट लाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर हमने कहा बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि नए नए जो अभी है पिछले 5 साल का वो करा दिया जाए। तो मेरा टारगेट है कि भाई हम इसके बाद एक पार्ट और लाएंगे बस, यानी कि 14 पार्ट। लेकिन अगर आप सब चाहते हो कि नहीं भाई 20 पार्ट पूरे आए, पुराने क्वेश्चन भी कराए जाएं, तो आप कमेंट में कमेंट लिखिए, है ना, कि हाँ सर करना है, तब मैं कराऊंगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, हम छोड़ देंगे। हम सिर्फ 14 पार्ट लाएंगे। ये 13वां है, इसके बाद एक पार्ट और, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओके भाई। ये 13वां है, इसके बाद एक पार्ट और। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे 20 आ जाए तो बताना, नहीं तो इतने पे रोक दिया जाएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ध्यान रखिएगा 2020 के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। आज का जो पहला सवाल है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, भारत के 36% जिलों के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा अत्यधिक दोहित या गंभीर रूप से वर्गीकृत किया गया है। यानी कि 36% ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कहीं ना कहीं बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेड या क्रिटिकल कंडीशंस में है, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कहती है। अब देखो, मैंने आपसे बोला था जब भी कहीं पर परसेंटेज लगा हो, थोड़े से कान खड़े कर लिया करिए, आंखें बड़ी करके देखा करिए, क्या सच में पूरे भारत में 36% ऐसी जगह हो सकती है जहां पे पानी ओवर एक्सप्लॉइटेड है, यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर 36% ऐसी स्थिति होती तो भारत में भुखमरी के हालात होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो वैसे देखा जाए तो ये जो परसेंटेज है ये लगभग 15% के आसपास है। और मैं आपसे ये भी बोलता हूं कि जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन गलत होते हैं, यानी कि उनका ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। लेकिन एकाध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो सही हो, सही हो, ध्यान रखना, मैं ये भी कह रहा हूँ सही हो। लेकिन 9 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट गलत होते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। तो अगर हम पहला काट दें, ध्यान रखिएगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। यानी कि दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो बचा क्या, तीन। अगर तीसरा पढ़ लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या लिखा है कि भाई जो ये वाटर बोर्ड है उसका जो गठन है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। बिल्कुल हुआ ही होगा, क्योंकि दूसरी बात दोनों में है तो सही ही होगा। तीसरा क्या लिखा है, भारत में भूजल सिंचाई के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट अंडर द वाटर ग्राउंड इरिगेशन सिस्टम। ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ दो बातें मैं जाते जाते आपको नॉलेज दे देता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, भूजल सिंचाई के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र। अगर पूछा जाए कुल कृषि क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र, है ना, मतलब ये होता है ना भाई, कुल कृषि क्षेत्र किसके पास सबसे ज्यादा है, तो ध्यान रखना वो है चाइना, नंबर 1 पे। ठीक है, उसके बाद यूएसए आता है, फिर इंडिया आता है। लेकिन अगर पूछा जाए इरिगेशन के मामले में, यानी कि जहां से ग्राउंड वाटर से हम पानी जो सींचते हैं, अगर उसकी बात करें, भूजल सिंचाई की बात करें, उस एरिया की बात करें, तो भारत में सबसे ज्यादा भूजल सिंचाई होती है। ये बात सही है। इसीलिए दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ हमारा सही होगा, बी ऑप्शन हम कर लेंगे। देखो एक स्टेटमेंट गलत करने से आंसर के चांसेस कितने आसानी से बढ़ गए। ये एलिमिनेशन टेक्निक है, थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन आपको याद करना होगा, जब मैंने पहला सेशन लिया था, बीच में भी कुछ सेशन में मैंने ये बात बताई थी कि अगर क्वेश्चन में कहीं कैन भी लिखा है तो वो स्टेटमेंट लगभग लगभग सही होने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैंने पहले सेशन में ये भी बोला था कि अगर कैन के बाद में कहीं पर भी नॉट लगा है, यानी कि ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो कैन को ओवर ड्रिट करता है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं काटने की कोशिश करता है, वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, विद द रेफरेंस ऑफ पल्स प्रोटेक्शन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, काले चने की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में की जा सकती है। ठीक है, कैन भी बिल्कुल सही बात है भाई, की जा सकती है।
ओके, तो यहाँ नॉट आउट तो नहीं लगा है, तो एकदम सही बात है। अब दूसरा क्या लिखा है, दलहन उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा अकेले मूंग का होता है। यानी कि जितना दाल हम पूरा उत्पादित करते हैं, नियरली हाफ जो है वो क्या है, सिर्फ सिर्फ ग्रीन जो ग्राम होता है, यानी कि जिसे मूंग की दाल कहते हैं, सिर्फ वो है। अब जरा लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, जितनी दालें हैं उसमें आधा से ज्यादा सिर्फ मूंग मूंग बिकती है क्या? मूंग तो वैसे भी यार बहुत कम लोग खाते हैं दाल। अरहर होता तो चलो एक बार टेंशन में आ सकते थे, लेकिन ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है। क्या कहते हो आप सब? लॉजिकल थिंकिंग कह रही ना कि मूंग कैसे हो सकता है कि अकेले 50% वही उगाई जाती है? ये बात तो बिल्कुल सही नहीं लग रही भाई। अगर इस स्टेटमेंट को हम काट दें, जहां जहां दो है काट दीजिए, तब भी आपका स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ पहला ही सही है। अब एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या चीज? वो ये है कि अगर कहीं पर भी आपको ये दिखे कि पिछले 3 दशकों में या बढ़ा है घटा है, 2 दशकों में ऐसा हुआ है, वैसे भी स्टेटमेंट यूपीएससी में लगभग लगभग गलत होते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ लिखा है ना, लास्ट 3 डिकेड्स वाइल प्रोडक्शन ऑफ खरीफ इंक्रीज हुआ है, रबी का डिक्रीज हुआ है। भाई कौन देखने जा रहा है कि पिछले 30 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ध्यान रखना, ये सब यूपीएससी की सिर्फ चालाकियां हैं आपको फंसाने के लिए। ऐसे स्टेटमेंट जब भी आते हैं वो स्टेटमेंट गलत होते हैं, नोट कर लो। और जब 2025 में ऐसे स्टेटमेंट आएंगे गलत काट के आना, तभी बात बनेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? ए हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैन वाला है वो यहाँ पे आपका बकायदे लगेगा। देखो क्या लिखा है, विद द रेफरेंस सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या लिखा है, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप नॉट फॉर समरसेबल पंप। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग सतही पंप को चलाने में किया जा सकता है, ना कि समरसेबल पंप में। तो मैंने क्या बोला था, अगर कैन को कोई ऐसा है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि कहीं नॉट लिखा है, तो ऐसा स्टेटमेंट लगभग लगभग क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, और वैसे भी सोच लो, सोलर पावर अगर सरफेस पंप चला रहा है तो सबमर्सिबल चलाने में क्या दिक्कत है? भाई पावर तो दोनों उतना ही हार्स पावर की लगभग लेते हैं। तो ऐसी दोनों बातें हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट गलत है। और ध्यान रखिएगा, अगर सत्ता के साथ कहीं ना आ रहा है तो ऐसा स्टेटमेंट लगभग ना होता है। और ये मैंने कब कब बताया है? बीच बीच की क्लासेस में बताइए, पहली क्लासेस में तो स्पेशली बताया था। तो थोड़ा सा इसको अप्लाई करना सीखना एग्जाम में। ठीक है, नहीं करोगे तो इस सेशन का कोई मतलब है नहीं। अगला ध्यान, क्या लिखा है, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्री सेंट्रीफ्यूगल पंप्स नॉट द वन विद द पिस्टन। अब देखो फिर वहीं पे बात है कि भाई यहाँ पे यूज किया जा सकता है, यहाँ नहीं। तो बात एनर्जी की है, तो भाई वो भी चला सकता है वो भी चला सकता है, इसमें ऐसे क्यों कह रहे हो? और थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी सकना के बाद ना है ऐसा कुछ लिखा है, नॉट आता है, तो स्टेटमेंट गलत होता है। आप ये कहोगे सर ये हार्ड पार्ट तो रूल तो नहीं है। हाँ रूल नहीं है, लेकिन यूपीएससी जिस टाइप से स्टेटमेंट बनाती है, पिछले 5 साल से बता रहा हूँ कि भाई देख लो, यही है 5 साल मतलब 2024 से लेकर अभी 2020 का जो सवाल आया तब तक सेम डिजाइन है। अब आगे क्या यूपीएससी करता है वो तो नहीं पता ना, लेकिन अभी तो ये है। और एग्जाम में ऐसा कुछ दिखेगा तो गलत करके आना, स्टेटमेंट सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कि भाई सोलर पंप से आज सब कुछ चल रहा है तो ये क्यों नहीं चल सकता? ये वाला पंप नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये फर्जी वाली बातें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब याद कीजिए पहला वाला 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने वहां पर भी दिखाया था, 2023 के भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिखाया था, 2022 में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन दिखाए थे। तो अब फिर से पढ़िए क्या लिखा है, भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, मौलिक अधिकार और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी बुनियादी संरचना को परिभाषित करता है। क्या करता है भैया? डिफाइन करता है। और मैंने आपको ये बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी चीज को डिफाइन नहीं करता, ना किसी चीज की विशेषता बताता है, मतलब कि उसको अलग से डिफाइन उफाइन करने की कोई भी बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। मैंने बार बार ये बात, 2024 में भी सेम सवाल आया, 23 में भी आया, 22 में भी आया, आप जाके देखेंगे मैंने हर बार ये बताया है। फिर आया ना 2020 में ये क्वेश्चन दिखा है, इसका मतलब यूपीएससी
कि कुछ कोर पॉइंट है जो यूपीएससी बार बार रिपीट करता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो संविधान हमारा क्या करे, डिफाइन करे, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, अगली तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है जिन पर संविधान आधारित है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। ये सवाल थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है कि हाँ भाई, प्रावधान तो करता है, ध्यान रखना कहीं पर हार्ड रूल नहीं लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू शब्द ही नहीं है हमारे, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेशल प्रोविजन के नाम पर जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं कही गई है। ये बोला गया है कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट इन चीजों का। तो कस्टोडियन का मतलब क्या होता है कि भाई वो जुडिशियल रिव्यू करेगा, लेकिन कहीं पर भी हमारा ये नहीं कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर बेस है, नहीं बोला गया है। ध्यान रखना, इतना तो पता होगा ना, इतने दिन से पॉलिटी पढ़ रहे हो, आर्टिकल 14 आर्टिकल 13 पढ़ा होगा, नहीं लिखा है, ध्यान रखना। ओके। और जब भी ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी क्यों बनाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि यार एकदम बात तो सही है, लेकिन जब थोड़ा सा ना उसके बीच का अंडरलाइन लिंक को जोड़ने की कोशिश करोगे कि जिन पर पूरा संविधान आधारित है, भाई नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि समीक्षा, न्यायिक समीक्षा पर ही संविधान हमारा आधारित है कि नहीं? तो इसलिए हमारा ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। पहला वाला तो एलिमिनेशन टेक्निक से लगा दिया, डिफाइन वर्ड से, और दूसरा हमने ये बता दिया एकदम सिंपल तरीके से। फिर से कह रहा हूँ, नहीं लाइक किया है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बहुत नुकसान करोगे अगर ये नहीं। और एक चीज़ और, ये भी बता दीजिए कि मुझे क्या 20 पूरे के पूरे वीडियोस लाने चाहिए, नहीं तो मैं सिर्फ 14 लेकर आऊँगा। अगर 6 लाना है तो मैं एक एक दिन में एक एक दो दो लेक्चर लेके जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं, आज का अंतिम सवाल। ठीक है, ये कह सकते हो थोड़ा करंट अफेयर का सवाल कह सकते हो, उस समय की बात थी, लेकिन ऐसे सवाल आज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किसका है भाई ये सवाल, ध्यान रखना, इन्वायरमेंट का। तो लिखा है कि यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति है, उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि उसको कहीं ना कहीं संरक्षित किया गया है, तो ये बताइए 1972 की अनुसूची के अंतर्गत अगर उसको रखा जाए तो इसका क्या मतलब हो सकता है। यानी कि अगर कोई स्पीसीज है प्लांट की, अगर उसको कहीं ना कहीं शेड्यूल 4 में, सॉरी शेड्यूल 6 में रखा गया, वैसे था अब इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं निकलता क्योंकि अब 4 ही शेड्यूल रह गई हैं। ठीक है, लेकिन मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे निकालोगे? देखो, प्रोटेक्शन एक्ट की बात है ना, तो यानी कि उसको प्रोटेक्ट किया गया होगा कि भाई उसको कहीं ना कहीं हम तभी उगा सकते हैं जब हमारे पास कुछ ऑथराइज्ड मामला हो, है कि नहीं? ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती, तो कहीं ना कहीं ऐसी किसी भी परिस्थिति में उसकी खेती नहीं की जाती, जिसकी नहीं की जा सकती, इसका मतलब यही हुआ ना कि हम उसको बचा थोड़ी रहे हैं। भाई खेती करेंगे तभी तो वो बचेगा, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही नहीं है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड का यहाँ से कोई मतलब है ही नहीं एग्जैक्टली, ध्यान रखिएगा। और ऐसा पौधा जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए आक्रामक या हानिकारक है, अब उसको तो हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये बात आप सबको पता है। भैया जो खतरनाक है उसको थोड़ी ना प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करने का मतलब हो गया कि भाई उसको लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा ऐसे प्लांट को उगाने के लिए। एकदम सटीक आंसर है हमारा ए। अगर थोड़ा बेसिक से सोचोगे ना, ऐसे क्वेश्चन जब यूपीएससी बनाएगी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2020 का सवाल था। अब 4 ही शेड्यूल हैं, ये शेड्यूल 6 की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं वैसे, लेकिन मैं कल कुछ और भी क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त लेकर आऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो आज के 5 क्वेश्चन ये हमारे रहे, लेकिन जो मैंने आज आपको सिखाया, खासकर ये वाली बातें, ये वाली बातें, ये वाली बात और ये वाली बात, बिल्कुल मत भूलना। एग्जाम में 100% है ये चीजें रिपीट होंगी, और आप सही से अगर चीजें नहीं कर रहे हो तो आपको यही लगेगा ये सब चीजें कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ना जब 100 सवाल पढ़ने होते हैं, दिमाग काम नहीं करता, ध्यान रखना। इसीलिए अप्लाई कीजिए, आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। और बार बार कह रहा हूँ, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी तरह का एक जबरदस्त प्रोग्राम है जिसमें आपको हर एक वो चीज सिखाई जाती है जो आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। और यहाँ जब आओगे ना, इतनी गलतियां आपको पता चलेगी कि मैंने जिंदगी में कितनी गलती क्या की हैं, और क्या सच में यूपीएससी लायक हूँ। तो जब यूपीएससी कर रहे हो तो ढंग से करो, और आंसर राइटिंग करने की ये कुछ होगा नहीं। क्या करना है, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, हमसे बात कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। 2 जून से हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
सिर्फ 50 बच्चों का एडमिशन है, 120 दिन जबरदस्त तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट भी मिल रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, ग्रुप में जरूर जुड़ना है, क्योंकि वहीं से आपकी आंसर राइटिंग की और एक बेहतरीन यूपीएससी एस्पिरेंट बनने का सपना आपका जरूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, बाय बाय।